नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 2 से। आप सभी के पास सिलेबस होगा तो आप सभी देखें कि यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है खेल एवं खेल कूद। तो खेल एवं खेल कूद के तहत आज हमने जिस विषय का चयन किया वो आपका है चोट एवं जख्म से बचाव तथा प्राथमिक उपचार। चोट एवं जख्म से बचाव आप कैसे कर सकते हैं और प्राथमिक उपचार क्या है। मेन आज की क्लास में हम फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे, प्राथमिक सहायता के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट एड सामग्री एवं उसकी प्रक्रिया की समझ ये क्या होती है इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड। आज के वीडियो में इस क्लास में हम विशेष रूप से फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। यदि पूरे हम कंक्लूजन की बात करें, सारांश की बात करें तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एडर। आप सभी ने फर्स्ट एड तो सुना होगा, फर्स्ट एडर क्या होता है ये हम जानेंगे और इसके साथ ही साथ फर्स्ट एड किट और हम बात करने वाले हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ फर्स्ट एडर एंड जनरल पैथोलॉजी ऑफ फॉर फर्स्ट एड। तो विशेष रूप से हम 4 बिंदुओं पर आज के क्लास में आज के वीडियो में बात करने वाले, चर्चा करने वाले, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि परीक्षा के लिए आपके पास एक नोट्स भी हो जाए और बेहतर तरीके से आप भविष्य में भी इसकी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एडर, यानी इसका हिंदी होता है प्राथमिक सहायता और प्राथमिक सहायक। एडर को हम लोग बोलते हैं सहायक। फर्स्ट एड तो आप सभी जानते होंगे यानी कि प्राथमिक सहायता, और एडर क्या होते हैं यानी कि फर्स्ट एडर कौन होते हैं जो कि प्राथमिक सहायक होते हैं। प्राथमिक सहायक यानी कि जब प्राथमिक सहायता की जरूरत होती है तो उस समय जो व्यक्ति वहाँ मौजूद होते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक सहायता दी जाती है उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सहायक। इंग्लिश में उसे कहते हैं फर्स्ट एडर। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एडर। ठीक है, चलिए आगे इसमें आप सभी लिखेंगे कि घर में या घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री या पुरुष या छोटे बच्चे या बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। कभी भी जो है घर में काम करते समय या कहीं गिर जाने पर कोई भी किसी के साथ क्या हो सकती है, कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। यह दुर्घटना कैसे हो सकती है? यह दुर्घटना जो है सामान्य चोट खरोच से लेकर के असामान्य स्तर तक हो सकती है, जिसमें जो है शरीर के किसी भी भाग से खून बहना, मान ली कहीं आप गिर गए या कहीं आप राह चलते किसी वस्तु से टकरा गए तो क्या होता है, शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकलने लगता है। या दूसरा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सांस का कठिनाई से आना या रुक जाना। कई बार ऐसी भी समस्या होती है कि व्यक्ति गिर जाता है, अचेत हो जाता है या फिर मूर्छित हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है, या फिर शरीर के किसी अंग का आंशिक अथवा संपूर्ण रूप से कट जाना। कई बार होता है खासकर घरेलू महिलाओं के साथ सब्जी काटते समय या खाना बनाते समय कई बार जो है उनकी उंगलियां कट जाती है या फिर खून आने लगता है, या फिर ये भी होता है कि कई बार आदमी जल भी जाता है, किसी जहरीली वस्तु का पी लेना। ये सब क्या होते हैं आपके, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट उसमें आते हैं, मतलब फर्स्ट एड के अंतर्गत सब आते हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो इस स्थिति में जो है रोगी को उपचार की आवश्यकता होती है। मैंने जितने भी 6 बिंदुओं की बात की, जैसे कि शरीर के किसी भी भाग से खून बहना, सांस का कठिनाई से आना या फिर रुक जाना, मूर्छित हो जाना, शरीर के किसी अंग का आंशिक अथवा संपूर्ण रूप से कट जाना या कहीं जल जाना, किसी जहरीली वस्तु का पी लेना। ऐसी जब परिस्थिति आती है तो संभव है कि हर स्थिति में जो है रोगी को उपचार की आवश्यकता होती है जो उसे तत्काल मिलनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप तो डॉक्टर को कॉल करेंगे, डॉक्टर को बताएंगे, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले उससे जो है तत्काल जो क्या होनी चाहिए,
एक उपचार की आवश्यकता होती है जो उसे तत्काल मिलनी चाहिए, कि तुरंत मिलनी चाहिए। आगे इसमें लिखेंगे यदि दुर्घटना ऐसी जगह हुई है जहां पर चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं हो, तो रोगी के साथ वाले व्यक्ति को जो है यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी जानकारी के अनुसार उस समय तक रोगी की सहायता प्रदान करे जब तक कि रोगी को चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध न हो पाए। यानी आप क्या समझे, यदि दुर्घटना कहीं भी होती है, घर पे होती है या घर से बाहर होती है, तो रोगी के साथ जो व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तब तक उसकी सहायता करे या जब तक उसे फर्स्ट एड देते रहे तब तक कि कोई भी रोगी जो है चिकित्सक के पास नहीं पहुंच जाए या फिर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाए। इसे ही जो है चिकित्सा विज्ञान में प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड का नाम दिया गया है। ठीक है, आप सभी कंसेप्ट रख लीजिएगा। फर्स्ट एड किसे कहते हैं? फर्स्ट एड यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी दुर्घटना हो गई या कोई भी परेशानी हो गई है, तो सामने वाले व्यक्ति जो उस व्यक्ति के साथ हैं, तो उनको क्या करना है, तब तक फर्स्ट एड देना है, तब तक कैसे भी उनको मदद करनी है जब तक कि वो रोगी जो है किसी चिकित्सक के पास नहीं पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग चिकित्सा विज्ञान में प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड का नाम दिया गया है। यदि इसे हम परिभाषा के दृष्टि से देखें, क्योंकि आप सभी को क्या होता है, परिभाषा भी लिखनी होती है, यानी जब परीक्षा में आप फर्स्ट एड के बारे में लिखेंगे या जैसे आपको होमवर्क आज दिया जाएगा, तो होमवर्क में आपको क्या होता है, डिफिनेशन लिखना होता है, परिभाषा लिखना होता है। तो यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट या सडन इलनेस और अदर मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी भाई किसी दुर्घटना या फिर अचानक बीमारी अथवा चिकित्सीय आपातीय संकट से ग्रस्त रोगी की तत्काल देखभाल करना ही प्राथमिक सहायता कहलाता है, यानी कि फर्स्ट एड कहलाता है। आप सभी ने डिफिनेशन लिख लिया होगा, इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। यदि हम इस परिभाषा पर गौर करें, यदि परिभाषा पर हम बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें हमें दो बातें जो है स्पष्ट रूप से मालूम चलती है। कौन कौन बातें हैं? पहला यह कि प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति किसी चिकित्सक या चिकित्सालय में होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकता। ठीक है, और दूसरा यह कि प्राथमिक सहायता से रोगी को उतनी देखभाल समुचित रूप में मिल जानी चाहिए जिससे वह रोगी की उस समय तक जीवन रक्षा कर सके जब तक कि उसकी आवश्यकता हो। आगे आप लिखेंगे इसमें कि प्राथमिक सहायता का मुख्य लक्ष्य वस्तुतः रोगी की स्थिति को और बिगड़ने से बचाने का एक कुशल प्रयास है। यानी क्या समझे आप? प्राथमिक सहायता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? प्राथमिक सहायता का जो है मुख्य लक्ष्य होता है, मेन एम होता है कि रोगी की जो स्थिति है उसकी स्थिति और ज़्यादा नहीं बिगड़े, उसी को संभाल कर रखने के लिए क्या कहता है, फर्स्ट एडर के द्वारा फर्स्ट एड दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्राथमिक सहायक के द्वारा प्राथमिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसलिए अतः इसमें आगे लिखेंगे अतः जहाँ तक संभव हो उस व्यक्ति को ही रोगी का प्राथमिक उपचार करना चाहिए जिसे इस संदर्भ में कुछ जानकारी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि फर्स्ट एडर जो है, जब फर्स्ट एड की बात करते हैं तो फर्स्ट एड किसे करना चाहिए? फर्स्ट एडर वाले व्यक्ति को ही करना चाहिए, यानी कि जिसको इसके बारे में कुछ जानकारी हो। नहीं तो इंडिया में आप सभी जानते होंगे, इंडिया में क्या होता है, एवरी पर्सन इज ए डॉक्टर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर है। आप किसी के पास कुछ अपनी समस्या लेकर जाइए कि मेरे पास ये समस्या है, इसे हम कैसे दूर करें। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है आपको कुछ ना कुछ सलाह दे रहे हैं। कोई जो है आपको घरेलू उपचार बता रहे हैं, कोई आपको दवा का नाम बता रहे हैं। यानी कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो है कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर है, सबके पास अपना अपना कुछ नुस्खा है, कुछ दवाइयाँ हैं। तो हमें वैसा भी नहीं करना है, हमें फर्स्ट एडर बनना है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए।
बिना जानकारी के हमें कोई भी उपचार नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, आप उपचार करने के दरमियान जो है रोगी की स्थिति और भी भयावह हो सकती है, और भी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए आपके जो है DLED सेकेंड ईयर के, चूँकि आप एक शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय परिसर में जो है, चूँकि बच्चे वहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चे जो है कई बार खेल कूद के दरमियान या कई भी जो है चोटिल हो सकते हैं, कहीं से गिर सकते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर सकें, उनका इलाज कर सकें। चलिए ठीक है, तो हम अब जानते हैं फर्स्ट एड किट के बारे में, यानी आप हिंदी में लिखेंगे प्राथमिक सहायक किट। ये क्या होता है फर्स्ट एड किट? यदि हम, आप सभी जानते होंगे फर्स्ट एड किट एक डब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, जिसमें मेडिकल के जो ऐसी सामग्रियाँ रहती है, जिसमें जैसे कि आपका रुई हो गया, डेटॉल हो गया, और भी कुछ चीज़ें जो कि तुरंत आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति का हाथ पे छिल गया या मामूली चोट लग गया, तो वो ऐसा एक किट बना दिया था, एक डब्बा बना दिया, जिसमें सारी सामग्रियाँ एक जगह रखी रहती है, ताकि आसानी से हम ऐसा सिचुएशन में, मेडिकल इमरजेंसी में उसका प्रयोग कर सकें। तो चलिए हम अब जानते हैं कि फर्स्ट एड किट का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी सामग्री उसमें रहती है। फर्स्ट एड किट को जो है बनाने के लिए आपको एक टीन का या फिर प्लास्टिक का छोटा चौकोर एक डब्बा होना चाहिए, जिसमें कि हवा नहीं प्रवेश कर सके। उसे हम अच्छे से बंद कर दें तो उसमें हवा प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको एक छोटा डब्बा लेना है। डब्बा का साइज इतना भी बड़ा नहीं रहे कि उसे कहीं रखने में परेशानी हो, इतना छोटा भी नहीं रहे कि उसमें सब सामग्रियाँ नहीं आ सके। तो आपको एक मीडियम साइज से क्या करना है, एक डब्बा लेना है। आप उसे ऐसा डब्बा ले सकते हैं जिससे आपकी आप अलमारी के ऊपर या ऐसी जगह पर रख सके जहाँ बच्चे जो है पहुँच नहीं सके। बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है कि परिवार के सभी जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी पहुँच में वो होना चाहिए, और उस किट के बारे में, यानी उस डब्बे के बारे में सभी को जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि कि आवश्यकता पड़ने पर वे उसका उपयोग भी कर सके, यानी कि प्रयोग भी कर सके। आपको क्या करना है, एक फर्स्ट एड किट बनाना है और उसे ऐसी जगह पर रखना है, और उसके जैसे कि जिसके बारे में आपके घर के प्रत्येक मेंबर को पता हो कि यहाँ पर फर्स्ट एड किट रखा हुआ है, और जब भी जरूरत पड़े तो उनका वो प्रयोग कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट एड किट में जो है कौन कौन सी सामग्रियाँ रहनी चाहिए। यदि उसकी हम बात करें तो अभी आपके सामने जो डिस्प्ले पर एक सामानों की एक लिस्ट डिस्प्ले हो रहेगी, जिसमें आप सिर्फ देखेंगे कि तिकोनी पट्टियाँ, छोटी, मध्यम और बड़ी रोलर पट्टियाँ, इसके साथ ही साथ आलपिन, चिपकने वाले टेप, कैंची, टॉर्च, मोमबत्ती, बहुत सारे सामानों की लिस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे नोट आउट कर लीजिए। जब आप फर्स्ट एड किट का निर्माण करेंगे, प्राथमिक सहायक पेटी बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी सामग्री की यहाँ सूची दी गई है वो सभी आपके फर्स्ट एड किट में रहना चाहिए, ठीक है। या फिर आप जो है अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार या फिर डॉक्टर के परामर्श अनुसार इसमें जो है अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने जो कुछ सामानों की सूचियाँ तैयार की है, यदि इतना भी सामानों की सूची आप यदि अपने फर्स्ट एड किट में रख लेते हैं तो इतनी सूची ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, अपडेट करके और भी सामान की सूची इसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितना यहाँ पर डिस्प्ले अभी हो रहा है, इसको क्या करना है, आपको रखना ही रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट आउट कर लिया होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे किट का निर्माण जो है क्या करेंगे, 2 या 3 करेंगे। 2 या 3 करेंगे इसलिए क्योंकि एक तो आपके घर में रहना चाहिए, ये घर के लिए अलग, और यदि आप यात्रा कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, यदि कार से बाहर जा रहे हैं या फिर रेल की यात्रा कर रहे हैं, तो वैसी यात्रा में भी आपके पास एक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रेल की यात्रा के दौरान या फिर बाहर में किसी व्यक्ति की उल्टियाँ लगती है, जी मिचलाने लगता है, सर दर्द करने लगता है। तो मान लीजिए कि यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं
तो ट्रेन से यात्रा करते समय आप सभी जानते होंगे कहीं भी आप दवा नहीं खरीद सकते हैं। कहीं भी ट्रेन जो है 5 से 10 मिनट रुकती है और जब स्टेशन से बाहर निकल कर दवा दुकान जाने और आने में समय ज़्यादा व्यतीत होगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, खासकर जब आप ट्रेन से यात्रा करें तो कोशिश जरूर करें कि अपने पास एक प्राथमिक सहायता किट यानी कि फर्स्ट एड किट आपके पास होना ही चाहिए। इसीलिए 2 या 3 बनाएंगे, एक आपके पास रहेगा, घर पर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और बाकी 2 या 3 को आप जब यात्रा करें तो यात्रा के दरमियान उसे आपको अपने पास रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ फर्स्ट एडर यानी कि प्राथमिक सहायक की अनिवार्यता है। वो कौन कौन से आपके क्या होते हैं, रिक्विजिट्स होते हैं फर्स्ट एडर के। यदि आप फर्स्ट एडर बन रहे हैं, प्राथमिक सहायक बन रहे हैं, तो वो अनिवार्यताएं कौन कौन सी है, जो कि होता है ना कि कोई चीज़ आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ बनने के लिए आपके अंदर कुछ क्या होनी चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट कौन कौन है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जैसे कि आप अभी शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आवश्यकता क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है कि आपको DLED या B.Ed करना है, और उसके उपरांत क्या करना है, आपको सीटेट क्वालिफाई होना है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपके स्टेट से जो फॉर्म निकलते हैं, टेट या स्टेट, उस परीक्षा में भाग लेना है, उसमें आपको क्वालिफाई होना है, तब आप शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या है, आपका एक रिक्वायरमेंट है। उसी तरह यदि आप फर्स्ट एडर बन रहे हैं, प्राथमिक सहायक बन रहे हैं, तो प्राथमिक सहायक बनने के लिए वो आवश्यकताएं क्या क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एज ए शिक्षक आपको एक फर्स्ट एडर भी रहना है। तो फर्स्ट एडर बनने के लिए आपको कुछ आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर कि किसी भी दुर्घटना के बाद रोगी को जो है किस प्रकार का और कैसे शीघ्र आपातकालीन उपचार दिया जाना अपेक्षित है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो प्राथमिक सहायक के रूप में रोगी के समक्ष उपस्थित रहता है। ठीक है, अतः जो है प्रथम सहायक में यानी कि फर्स्ट एडर में कुछ विशिष्ट गुणों का होना अति आवश्यक है। उन्हें जो है अगर हम संक्षिप्त में बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो हम कुछ बिंदु वाइज नोट किया है ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण कर सकें और अपने अंदर उन गुणों का भी विकास कर सकें। क्योंकि आपको फर्स्ट एडर बनना है, प्राथमिक सहायक बनना है, तो आपके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। जैसे कि आप सभी को याद होगा, हमने S4 के अंतर्गत आपके असाइनमेंट में एक प्रश्न दिया था कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो कौन कौन से गुण हैं जो कि आपको एक बेहतर शिक्षक का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वयं की समझ के अंतर्गत आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था। बहुत से प्रशिक्षुओं ने जो है क्या क्या बेहतर तरीके से उत्तर लिखकर दिए थे, यानी कि उनके अंदर वो गुण है ताकि वो बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। उसी तरह जो है फर्स्ट एडर बनने के लिए, प्राथमिक सहायक बनने के लिए गुण कौन कौन से गुण हैं जो कि आपके अंदर होने चाहिए, उसे हम बिंदु वाइज समझेंगे, उसे आप नोट कर लें। यदि इनमें से यदि सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप फर्स्ट एडर तो हैं ही। यदि इनमें से कुछ गुण आपके अंदर नहीं हैं तो आप प्रयास करेंगे उन गुणों को अपने अंदर क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए, ताकि आप एक बढ़िया फर्स्ट एडर प्राथमिक सहायक बन सके। चलिए ठीक है, आप पहला बिंदु में लिखेंगे, आप नंबर 1 में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट एडर बनने के लिए, प्राथमिक सहायक बनने के लिए पहला गुण आपके अंदर क्या होना चाहिए। पहला गुण में आप लिखेंगे कि आपको जो है संतुलित, धैर्यवान और संजीदा होना चाहिए। आपको संतुलित रहना है, धैर्यवान रहना है, घबराना नहीं है। होता क्या है, यदि किसी को, कई व्यक्तियों के साथ होता है, यदि किसी का सर फट गया है, खून देखेंगे तो खून देख करके क्या करेंगे, उपचार करने से पूर्व ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं होना, आपको संतुलित रहना है, धैर्यवान रहना है, घबराना नहीं है। कोई भी हो गया है, आपको रोगी को क्या करना है, तसल्ली देते रहना है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, उसे और क्या करना, डराना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए दूसरा आप लिखिए। यदि हम सेकंड गुण की बात करें तो सेकंड गुण में आप लिखेंगे कि प्राथमिक सहायक को जो है, प्रथम सहायक को जो है एक दृष्टि में स्थिति को समझ में आ जाने का भी गुण होना चाहिए।
यानी कि आपके अंदर वो गुण रहे कि जैसे आप रोगी को देखें तो आप ये समझ सकें कि रोगी को जो है कौन सी बीमारी हुई है या कौन सी परेशानी से वो जूझ रहा है, कैसे उसे उपचार करना चाहिए, इसकी भी समझ आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे गुण की यदि हम बात करें तो थर्ड में आप लिखेंगे कि प्रथम सहायक को जो है मानव शरीर के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा मानव शरीर कैसे काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी आप एक बढ़िया क्या हो सकते हैं, फास्ट एडर बन सकते हैं। हम मानव शरीर के बारे में एक अलग से वीडियो आप सभी को लेकर आएंगे, चूँकि ये तो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे मानव शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमारा मानव शरीर कैसे काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। क्योंकि जब आप फास्ट एडर बन रहे हैं, प्राथमिक सहायक बन रहे हैं, तो आपको मानव शरीर के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में हम एक वीडियो आप सभी के लेकर आएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। नहीं तो ऐसे भी आप यूट्यूब पर या इंटरनेट की मदद से मानव शरीर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, और यदि हम चौथे गुण की बात करें तो फोर्थ गुण में आप लिखेंगे कि प्रथम सहायक को जो है प्राथमिक सहायता किट का उपयोग करना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। होता क्या है, हमने तो फास्ट एड किट का निर्माण कर लिया है, तो फास्ट एड किट का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने सब लिस्ट तैयार किया था, तो लिस्ट में आपने लिखा था तिकोनी पट्टिया, बैंडेज, डिटॉल, रुई, कॉटन, तो इन सब का प्रयोग कैसे करना है, किसके बाद क्या लगाना है, यदि व्यक्ति का हाथ जल गया है या हाथ कट गया है तो कहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके बारे में भी क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। यानी कि आप लिखेंगे कि प्राथमिक सहायता किट का भी प्रयोग प्राथमिक सहायक को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए फोर्थ के बाद आप लिखिए पांचवें बिंदु में, नंबर 5 में आपको लिखना है कि एक प्राथमिक सहायक को जो है रोगी की बात समझ सके इतना भी उसे ज्ञान होना चाहिए। यानी कि रोगी क्या कह रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लिया हो या कैसा परिस्थिति होता है जब उसके क्या होता है, वो बेहतर तरीके से आवाज़ को नहीं निकाल पाता, यानी कि बेहतर तरीके से बता नहीं पाता है कि उसे क्या हुआ है। तो आपको क्या होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि रोगी यदि ऐसी परिस्थिति में घिर गया है, ऐसी बातें कर रहा है तो उसे क्या हुआ है, उसको भी आपके अंदर समझ होनी चाहिए। यानी कि रोगी की बात को भी आप समझ सकें, इतनी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आप लिखिए नंबर 6 में, छठे बिंदु में आप लिखेंगे कि रोगी की स्थिति के बारे में किसी अन्य डॉक्टर को बेहतर तरीके से समझा सके उतना भी उसे ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यदि आप रोगी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो रोगी ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो अपने बारे में बता सके रोगी को हुआ क्या है। तो एक प्राथमिक सहायक को क्या होना चाहिए, उतना भी ज्ञान होना चाहिए कि वो डॉक्टर को बेहतर तरीके से ये बता सके कि रोगी को हुआ क्या था, रोगी को डॉक्टर को या फिर अन्य व्यक्ति को भी समझा सके कि रोगी जो है ऐसी परिस्थिति से गुजरा, उसे ये समस्या हुई है। चलिए छठा के बाद आप लिखेंगे 7वें बिंदु में, नंबर 7 में आप लिखिए कि अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से रोगी को आश्वासन देने वाला भी होना चाहिए। होता क्या, बहुत ऐसे रोग हैं जिसमें रोगी पूरे डर जाते हैं, खास करके यदि किसी को सांप काट लिया या बिच्छू काट लिया या नहीं भी काटा, यदि उसके शरीर के पास से गुजर गया है तो एक आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शरीर में उत्पन्न होने लगता है कि एक साइकोलॉजी आप बोल सकते हैं कि मन में डर बन जाता है कि मुझे सांप काट लिया है, अब हम नहीं बच सकते हैं, हमको ये कीड़ा काट लिया है। तो एक प्राथमिक सहायक को कैसा होना चाहिए, प्रथम सहायक को जो है रोगी को आश्वासन देने वाला होना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, उसे लगातार मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि किसी को आप मोटिवेट करते हैं तो क्या हो सकता है, वो व्यक्ति मरते मरते भी बच सकता है। और जिसे आप डेमोलाइज करते हैं यानी कि मोटिवेट नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, कार्य कर सकता था लेकिन वो कार्य नहीं कर पाता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि रोगी को आप
मोटिवेट करते रहें, उसे प्रेरित करते रहें कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। यदि उसे बार बार आप मोटिवेट करेंगे तो आप खुद फील करेंगे, महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति जो है ठीक भी हो जाता है। चलिए 7 बिंदु की हम बात कर रहे हैं, अब आप लिखिए 8वें बिंदु में। 8वें बिंदु में आपको लिखना है कि अपनी समझ और क्षमता के अनुसार कार्य करके आगे उसे प्रशिक्षित चिकित्सक तथा चिकित्सालय तक भी पहुंचाना जाना चाहिए। यानी कि एक जो है आप कहते हैं प्राथमिक सहायक को जो है पहले तो खुद से उपचार करना चाहिए, जितनी उसकी समझ है, जितनी दवाओं की जानकारी है उसे उतना दे देना चाहिए, और देने के उपरांत जो है उसे जो प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं या फिर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसे पहुँचाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप ही उसको इलाज करते रहें। आप क्या हैं, आप एक फास्ट एडर हैं, यानी कि आप प्राथमिक सहायक हैं, आप उसे प्राथमिक सहायता दे सकते हैं, पूरी उपचार आप नहीं कर सकते हैं। तो जितना आपकी समझ हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उतना पहले आप खुद से उपचार करें, उसके उपरांत जो है उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल में उसे आपको क्या करना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। चलिए एक और हम बात कर लेते हैं। आप लिखिए 9 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि तत्काल निर्णय की भी क्षमता होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बहुत लोग विफल हो जाते हैं, तत्काल निर्णय नहीं ले पाते हैं। खासकर यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या किसी जैसे किसी ने सांप काट लिया किसी को, या किसी कोई व्यक्ति जल गया, तो उस समय तत्काल निर्णय लेना होता है कि क्या किया जाए। क्योंकि जितना हम विलम्ब करेंगे, जितना लेट करेंगे, रोगी की स्थिति क्या होती है और बिगड़ती चली जाती है। तो आपको क्या करना है, एक जो यदि आप फास्ट एडर है, प्राथमिक सहायक है, तो आपको तत्काल निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप तत्काल निर्णय लेकर के तुरंत आप कह सकते हैं कि तुरंत जजमेंट लेकर के आप उसका फैसला कर सके कि हमें क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, प्राथमिक उपचार में हमें क्या क्या करना है, या किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है या कोई पॉइजन पी लिया है तो हमें तत्काल क्या करना चाहिए। तो इस सब के बारे में क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास के अंतिम बिंदु, यानी कि जनरल मेथोडोलॉजी फॉर फर्स्ट एड। इसका हिंदी हुआ प्राथमिक सहायता के लिए सामान्य कार्य प्रणाली, यानी कि जनरल मेथोडोलॉजी फॉर फर्स्ट एड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखिए कि किसी भी दुर्घटना से ग्रस्त रोगी अथवा रोगियों को जो है प्राथमिक सहायता देने से पूर्व हमें 2 बातों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। वो 2 बातें कौन कौन है उसे आप लिख लेंगे। पहला में आप लिखिए कि चोट सामान्य और छोटी है अथवा असामान्य और बड़ी, इसी के आधार पर प्राथमिक सहायक अपनी कार्य प्रणाली तय कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है यह भी जानना आवश्यक है कि चोट बाहरी है या अंदरूनी, अर्थात जो है चोट का सीधा सरल उपचार संभव है अथवा उसे निकटतम चिकित्सालय में ही ले जाना आवश्यक होगा। ठीक है, सेकंड में आप लिखिए दूसरे में कि रोगी जीवित है अथवा मृत, यानी कि रोगी जिंदा है या मर गया है। कभी कभी क्या होता है, मूर्छित व्यक्ति भी जो है मृत जान पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रोगी मरा नहीं है तो जिंदा होता है, लेकिन जैसे सांस, कई बार होता है कि लोग लगता है कि सांस नहीं चल रही है तो लोग उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, वैसी परिस्थिति में जो है हृदय की धड़कन और नाड़ी की गति से जो है इस अंतर को हम सिर्फ जान सकते हैं। यदि आप क्या करेंगे, उसके हृदय की धड़कन को सुनेंगे, उसकी नाड़ी को चेक करेंगे ताकि वो व्यक्ति क्या है, जीवित है या कि मर गया। ठीक है ना। पर इसके बाद फिर भी यदि हमें कोई शक हो या कोई शंका हो तो उसे जीवित मान करके उसे प्राथमिक उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि रोगी की मृत्यु हो गई है, लेकिन रोगी मरा नहीं रहता है, वो मूर्छित हो गया रहता है। तो वैसी परिस्थिति में हमें जो प्राथमिक उपचार बताया गया है, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का उपचार कहते हैं प्रारंभ कर देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में हमने विशेष रूप से 4 बिंदुओं पर बात किया, फर्स्ट एड, फर्स्ट एडर, फर्स्ट एड किट, और बात किया था हम रिक्विजिट्स ऑफ फर्स्ट एडर और जनरल मेथोडोलॉजी फॉर फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है, और अगले वीडियो में हम यानी कल की क्लास में हम
आप सभी के लेकर आएंगे प्राथमिक सहायता के लिए अभिशंसित पदक्रम, यानी कि रिकमेंडेड स्टेप इन ऑर्डर फॉर फर्स्ट एड के बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।